आज का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये इस पेपर का अंतिम चैप्टर है और जैसा कि आपको याद है बीए ऑनर्स के डीएससी 1A जिसमें कि पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो विधेयक था वह ब्रिटिश, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि माउंटबेटन योजना के आधार पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश संसद में और यह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 सप्ताह का वक्त समय लगा और अनुदान दल ने भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 में भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से संबंध विच्छेद करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री एटली के शब्दों में, अधिनियम द्वारा भारत के लिए विस्तृत संविधान की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह ऐसा अधिनियम था जो भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपना अपना संविधान निर्माण करने की क्षमता प्रदान करता था। इस अधिनियम के जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार थी। सबसे पहला, औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र एवं पृथक देशों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया तथा दोनों को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत में हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। जो दूसरी विशेषता थी इस अधिनियम की वो थी संविधान सभाओं की स्थापना। ब्रिटिश शासन ने दोनों देशों की संविधान सभाओं को सत्ता सौंपने की व्यवस्था की। इन संविधान सभाओं को अपनी इच्छा अनुसार संविधान निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। अतः दोनों देशों के संविधान सभाएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थीं। तीसरा, पृथक पृथक गवर्नर जनरल। दोनों जो देश थे भारत और पाकिस्तान, दोनों को अलग अलग या पृथक पृथक गवर्नर जनरल, उनके लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से किए जाने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल एवं गवर्नर मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार कार्य करेंगे। उनको पहले जैसी स्वतंत्रता अब नहीं थी, जो कि वायसरॉय को होती थी, वैसी नहीं थी। चौथा जो था वो था संविधान सभाओं की विधानमंडलों के रूप में कार्य अधिकार। संविधान सभाओं को संविधान निर्माण तक विधानमंडलों के रूप में भी कार्य करने का अधिकार दिया गया था। उनकी विधायी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया। 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई विधेयक इन उपनिवेशों पर इनके विधानमंडलों की स्वीकृति के अभाव में लागू नहीं किया जा सकता था। जो पांचवी विशेषता थी वो थी प्रांतीय विधानमंडल संबंधी व्यवस्था। नवीन संविधान के अधीन प्रांतों में नवीन निर्वाचन होने तक वर्तमान विधानमंडलों को ही कार्य करते रहने की व्यवस्था की गई थी। छठा, भारत मंत्री के पद की समाप्ति। आपको याद है कि भारत मंत्री होते थे ब्रिटेन में और जो कि भारत में जो शासन व्यवस्था होती थी उसका संचालन करते थे। इस अधिनियमानुसार भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके दायित्व राष्ट्रमंडल के सचिव को सौंप दिए गए, जो राष्ट्रमंडल विषयों को देखेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन शासन संचालन। यह व्यवस्था भी की गई थी कि जब तक संविधान सभाओं द्वारा नवीन संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक शासन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार होगा। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए थे, जैसे गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों के विशेषाधिकार एवं दायित्व, विधि निर्माण पर सम्राट को प्राप्त विशेषाधिकार, भारत मंत्री को प्राप्त शक्तियां आदि को समाप्त कर दिया गया था, जिससे अंतरिम काल में दोनों का शासन सुचारू रूप से चल सके। 8वीं विशेषता है देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति। भारत की देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सार्वभौमिक या सर्वोपरि सत्ता को समाप्त कर दिया गया और उन्हें किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित होने एवं भावी संबंधों को निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई।
नौवीं विशेषता है ब्रिटिश सम्राट के अधिकारों एवं भारत सम्राट की समाप्ति। ब्रिटिश सम्राट के पदवी से भारत सम्राट शब्द को हटा दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट को औपनिवेशिक विधियों पर निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त कर दिया गया था। नवीन उपनिवेशों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों को संचालित करने का दायित्व औपनिवेशिक विभाग को सौंप दिया गया। अब बात आती है कि इस अधिनियम का क्या महत्व था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के अध्याय को समाप्त कर दिया गया था और स्वतंत्र भारत का नया अध्याय शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन सभा में कहा था, यह घटनाओं की लंबी तांता का चरम सीमा है। लॉर्ड सैमुअल ने कहा था, यह इतिहास में एक अनोखी घटना है, बिना युद्ध के शांति की संधि। यह घटना कई दृष्टिकोणों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। पहला, भारत की सदियों पुरानी दास्ता समाप्त हो गई और ब्रिटिश राज्य का अंत हो गया। दूसरा, देश के विभाजन ने राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। बहुत खून खराबे के बाद देश का विभाजन हो गया। तीसरा, इसने भारतीयों के समक्ष देशी रियासतों को स्वतंत्रता देकर एक कठिन समस्या खड़ी कर दी थी। चौथा, भारतीयों के सामने देश में एक नए संविधान के निर्माण की समस्या खड़ी हो गई और उन पर देश के शासन संचालन का महान दायित्व आ पड़ा। इससे बहुत सारी परेशानियां भी हुई थी अधिनियम से। जैसा कि हमने देखा, इस अधिनियम के द्वारा जहां भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहां साथ में विभाजन भी हुआ। राष्ट्रीय एकता को बहुत नुकसान पहुंचा था। देशी रियासतों पर भारत का नियंत्रण नहीं था, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया था। भारत एवं पाकिस्तान नामक केवल 2 देश ही नहीं बने थे, बल्कि 600 से अधिक जो देशी रियासतें थीं, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का हक रखने लगे थे। अनेक राजनीतिक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सांप्रदायिक उन्माद भड़का, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा था दोनों देशों को। निसंदेह इस प्रकार देश को स्वतंत्रता देना साम्राज्यवादी प्रकृति के प्रतिकूल है। फिर भी केवल एक सीमा तक उसके लिए ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की जानी चाहिए। देश एवं विश्व की रंगमंच पर घटनाओं के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य था, लेकिन चलते चलते अंग्रेज विभाजन करो एवं शासन करो की परंपरा में विभाजन के रूप में ऐसी कुटिल चाल चल गए, जिससे भविष्य में वे उपमहाद्वीप में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकें। वो चाहते थे कि भारत एक कमजोर देश हो, जिससे कि वो भारत का अब भी आर्थिक शोषण कर सकें। स्वतंत्रता के संघर्ष काल में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध करके ब्रिटिश साम्राज्य काल की जो असीम सेवा की थी, उसके प्रतिकार के रूप में उसे पाकिस्तान ब्रिटिश उपहार था। एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें पाकिस्तान दिया और इसके साथ साथ वो भारत को कमजोर भी करना चाहते थे। इस अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और लॉर्ड माउंटबेटन भारतवर्ष के गवर्नर जनरल बने। कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही दोनों देशों का गवर्नर जनरल बनाने का सुझाव रखा था, परंतु लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 12 बजे नेहरू जी के अनुसार जब संसार सो रहा था, भारत में जीवन एवं स्वतंत्रता की जागृति हुई थी। इस प्रकार से ये था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, उसकी विशेषताएं और बहुत ही संक्षेप में उसका जो महत्व और उसके कुछ जो दोष थे। वो आपको याद है कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम काफी लंबी चली थी। ब्रिटिश इंडिया जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, उसने धीरे धीरे अपना जाल बढ़ाया और वो व्यापार के साथ साथ हमारे यहाँ शासन भी करने लगे। भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया और हमारा विरोध अंग्रेजों के, चूंकि उस समय जब अंग्रेज भारत आए थे, भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी और इसी का लाभ उठाया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने
जब 1857 में यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ और जिसे हम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं, उसके बाद जो अंग्रेजी शासन थी उसने यह सोचा कि अब कंपनी के शासन का वहां अंत करना चाहिए और भारत को सीधा ब्रिटेन के अंतर्गत ले लेना चाहिए, और उसके बाद वहां भारत में सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। वहां से संवैधानिक सुधार शुरू हुए। 1858 में जब सीधा शासन हुआ, उसके बाद फिर 1861 में पहला अधिनियम आया और फिर अधिनियमों का एक सिलसिला हुआ जिसमें कि धीरे धीरे करके संवैधानिक सुधारों को भारत में लाया गया और इसका अंत स्वतंत्रता के रूप में 1947 में दिखाई देता है, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। धन्यवाद।